किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उसका एक प्रॉपर एनालिसिस और साथ ही साथ एक सही स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे एसएससी जेईई प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके कि किस तरह से आपको इसकी एक एग्ज़ाम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन सी आपको बुक्स रेडी करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है आपको, और इसके साथ ही साथ आपको एक जो किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस, सारी चीज़ें हम वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अगर पैटर्न पर, एक बेसिक ब्रीफ एनालिसिस जिनके लिए जिन जो न्यू है। तो आपको ये चीज़ें तो पता होगी कि यहाँ पे आपके दो तरह से प्री प्लस मेंस एग्ज़ाम होता है। प्री की में पास होने के बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं लगभग 8 से 9-10 गुना सीट के। और यहाँ पे प्री में आपके 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें जीके के 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 के 50, सिविल के भी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन। टाइम 2 घंटे का दिया जाता है और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे जो पेपर 2 होता है आपका वो होता है ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड, जबकि पहले ये कन्वेंशनल हुआ करता था और अभी इसको भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है जहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 300 मार्क्स का हो गया पेपर। ओके, और टाइम वही आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। प्री में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। साथ ही साथ प्री में आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा कैलकुलेटर वगैरह, लेकिन मेंस में आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा। साथ ही आईएएस कोड आपके वहाँ पे जब ऑनलाइन आप अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे साइड में आईएएस कोड का ऑप्शन होगा और एक कैलकुलेटर का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप दोनों एग्जाम को पास कर लोगे तो दोनों एग्जाम के मार्क्स ऐड होके एक फाइन मेरिट लिस्ट बन, मतलब अब डायरेक्ट, अब तो डीवी का ही रिजल्ट आता है डायरेक्टली आजकल तो, मतलब जो मेंस के बाद में डीवी के लिए नहीं आता आजकल, फाइनल आता है सीधा ही, तो एक गुना ही लिस्ट आती है। सो ये तो आपका पैटर्न हो गया एसएससी जेई का। ओके, देन अगर हम बात करें यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की थोड़ा सा, तो देखो एसएससी जेई में तकरीब पिछली बार फॉर्म आए थे 5,62,000, उससे पहले 6,41,000, ये सारी ब्रांचों के मिला के हैं। इसमें जो सिविल के हैं अराउंड 3 लाख के आसपास सिविल के हो जाते हैं लगभग, बाकी के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैं। यहाँ पे जो एसएससी जेईई में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने लोग प्री के लिए क्वालिफाई करे, मेंस के लिए, वो सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। वैकेंसीज का डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 2022 में 2139 वैकेंसीज थी और 2023 में आपकी फाइनल वैकेंसी 1145, ये मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो हमारे लिए 2023 वाली कट ऑफ मायने रखती है, उससे पहले का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ प्रीलिम्स की कट ऑफ है। ओके, तो अगर आप एक चीज़ देखोगे 2022 में कट ऑफ जनरल की कितनी थी, 110, वैकेंसी कितनी थी यहाँ पे 2139 सिविल की। 2023 में कितनी थी, 1145। आधी वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ कम क्यों गई? तो यहाँ पे जो पेपर था वो थोड़ा सा एवरेज लेवल था, बट यहाँ पे पेपर का लेवल स्लाइटली इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई कट ऑफ जो हमेशा डिपेंड करती है मेनली वो नंबर ऑफ वैकेंसीज से ज़्यादा पेपर के लेवल पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जो लोग कट ऑफ के लिए पूछते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पेपर का लेवल पे ही मेजर फैक्टर डिसाइड रहेगा कट ऑफ के लेवल में। काफ़ी सारी एग्जाम ऐसी देखी है जहाँ पे जैसे आप राजस्थान का देख लीजिए, जेई 2020, तो उसकी कट ऑफ थी वो 104 या 105 के आसपास कुछ रही थी, 105 से, जबकि सीधी कट ऑफ 2022 में सेम वैकेंसी में गिर के हो गई जो कि 80 नंबर के आसपास, ऐसे कुछ 80-85। तो कट ऑफ का जो मेजरली फैक्ट, साथ ही आप डीएफसीसीएल का देखो, डीएफसीसीएल एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था, पेपर लेवल काफ़ी टफ आ गया था 2022 में, शायद ये 22-23 वाला था जो, तो कट ऑफ एकदम से गिर गई। तो आप ये कट ऑफ जो मेजरली है वो हमेशा पेपर लेवल पे डिपेंड करेगी।
ठीक है। अभी पेपर 2 की और फाइनल कट ऑफ सेम रहने लग गई है। तो अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, तो ये कट ऑफ गई है, तो ये आपकी मिनिमम डिपार्टमेंट बीआरओ की है। ये वाली आपकी सीपीडब्ल्यूडी की है। सो इस कट ऑफ को आप कंसीडर करिए, क्योंकि अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पैटर्न स्टार्ट है, तो यही आगे इसको थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा के चलना है आप। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो, रीजनिंग रीजनिंग का जो सिलेबस है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है इन्होंने। वर्बल नॉन वर्बल हो गया, उसके बाद में आपके एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज हो गए, डिफरेंसेस हो गए, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिक और फिगर बेस्ड एंड अर्थमेटिकल नंबर सीरीज वगैरह। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही हमेशा सेम फॉलो होता है। तो इसमें तो बस पीवाईक्यू को ही आपको देखना है, बाकी मैं आगे बताऊंगा थोड़ा, जब हम इसके लिए डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है, तो वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। और जीके जीके में आपके हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, देन आपके ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, और आपका जनरल साइंस का पार्ट आता है, जिसमें फिजिक्स से और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एसेट्रा, एंड लास्ट में आपकी करंट अफेयर। तो करंट का भी काफ़ी अच्छा रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ है जीके में। इस उसके बाद आते हैं हमारा सिविल इंजीनियरिंग। तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग का प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट उन्होंने नाम लिख दिए हैं सब्जेक्टों के कि ये आपका हो गया। मेंस में उन्होंने सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं। तो प्री में आपको सब कुछ ही पढ़ना, जो भी आपके सब्जेक्टों के नाम हैं वो सारी सब्जेक्टें आपको रीड आउट करनी है। मेंस में आप थोड़ा सा कंसाइज देख सकते हो कि जो जो टॉपिक सामने लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है आपको। जैसे ये बिल्डिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपके नहीं है, तो उनको मत पढ़ना। तो ये आप इस तरह से आपका सिलेबस है। इसकी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से आप पूरी जो स्लाइड चल रही है, जो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा मैं। तो ये पहले आप सिलेबस को अच्छे से इसका प्रिंट आउट लेके जहाँ भी आप पढ़ते हो वॉल पे चिपका के रखिएगा। सिलेबस का प्रिंट आउट हमेशा ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज की। ठीक है, तो देखो, सिविल में अगर हम बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। देखो, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कम क्लियर दिख रहा हो, आप चिंता मत करिए, मैं इसकी पीडीएफ दूंगा आपको, क्योंकि पेपर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, इस वजह से छोटा छोटा हो गया है ये। तो आपको इसकी पीडीएफ में आराम से आप देख लेना। देखो, बिल्डिंग मटेरियल हमेशा ठीक ठाक नंबर का आता जा रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। स्ट्रक्चर पार्ट एसएससी में बहुत ही कम पूछा जाता है, तो सॉम हुआ, स्टील हुआ, ये सब सब्जेक्टें आप ज़्यादा मत पढ़िएगा, नॉर्मल कर देना इनको। ठीक है, उसके बाद आपका सॉइल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल आराम से आपका 10+ मार्क्स का आराम से जाएगा, तो सॉइल को अच्छे से करना आपको। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में आपके 3-4 सब्जेक्ट होती है इंक्लूड। पहला आपका हाईवे, देन आपका रेलवे, देन आपका एयरपोर्ट। और 2022 में तो यहाँ तक कि टनल से भी क्वेश्चन दे दिया गया था। हालांकि तो इसमें बेसिक पूछा जाता है, एक बार ओवरऑल देख लेना, बाकी ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन जस्ट आप रीड आउट कर सकते हो, आपके रेलवे वगैरह एग्जामों में भी काम आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये रेलवे एयरपोर्ट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर आप देखें 2022 का ही शायद एक शिफ्ट थी, तो उसमें 4 से 6 क्वेश्चन तो अकेले रेलवे के डाल दिए उन्होंने। इसीलिए रेलवे पे भी हमेशा ध्यान रखना, फोकस करना है आपको। कुछ शिफ्टों में एयरपोर्ट के भी 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आपको तीनों पे ही प्रॉपर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इन सब्जेक्टों को लाइटली ले लो। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आपके नॉर्मली ये आपके 7 से 10 नंबर की आती ही है। उसके अलावा आपका इरिगेशन है, ये भी लगभग 7 से 10 नंबर का बनता है आपके। एफएम में आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ आपका ओसीएफ एंड हाइड्रोलिक मशीन भी इंक्लूड होता है, तो इस तीनों को मिला के 10 नंबर एवरेज बन जाते हैं। आरसीसी आपका अच्छा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10+ मार्क्स, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। सर्वे हमेशा 10+ नंबर का हमेशा रहा है, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये भी बहुत एसएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है, प्री और मेंस
दोनों में ये अच्छा नंबर दिलाएगा, छोटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है उल्टा। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम का ब्रीफ एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीके पे। तो जीके में देखो आपके, मैं आगे बताता हूँ, जैसे हिस्ट्री है तो ये ऑन एवरेज 5 नंबर की ही आती है, लगभग 5-6 नंबर की। पॉलिटी भी इतने की आती है, वही 5 to 6 मार्क्स। ज्योग्राफी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, 7-8 नंबर की। इकोनॉमी कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी एक, कुछ शिफ्टों में एक भी नहीं। फिजिक्स वही 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री वही 4 से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 7-8 क्वेश्चन तक आते हैं नॉर्मली। ठीक है, और करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एक तो। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारे चैनल पे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हम करंट अफेयर हर महीने प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो करंट अफेयर आप वहाँ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ भी आपको डायरेक्ट आप देख लेना। तो करंट अफेयर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ भी और वीडियो भी, हर महीने की। तो आपको एटलीस्ट 2 साल की करंट अफेयर पढ़नी है। एसएससी में 6 महीने की नहीं पूछता वो कम से कम 2 साल तक की करंट अफेयर लेके जाता है। तो एसएस यही थोड़ा सा एसएससी का प्रॉब्लम है। बाकी एग्जामों में हम कहते हैं कि 6 महीने की पढ़ जाओ काफ़ी है, लेकिन एसएससी का उल्टा ही है सिस्टम। और क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा है, इसलिए इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तो एक तो आपको करंट अफेयर अच्छे से करके जानी है, एक हमारे चैनल से कर लेना, प्लस आप यूट्यूब पे या फिर और भी कुछ मैगजीन आती है जैसे स्पीडी आती है। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी मार्केट में करंट अफेयर की आती है, दृष्टि की है, बहुत सारी बुक्स है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो, बट आपको पढ़नी है अच्छे से। साइंस वाला पार्ट में यहाँ पे एक कंप्यूटर और ऐड कर लेना आप, कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो साइंस वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इजीली नंबर गैदर कर सकते हो। इकोनॉमी ओवरव्यू में पढ़ जाना ठीक ठाक, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ये दोनों काफ़ी बड़े पोर्शन हैं, लेकिन पॉलिटी एकदम एवरेज है और आप इजीली पढ़ सकते हो, और इजीली इसमें आप 5 नंबर पक्के कर सकते हो। और आपके आराम से 15 से 20, 15+ नंबर का आप साइंस का कवर अप कर सकते हो, और 10+ मार्क्स का आप आराम से करंट अफेयर में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑल ये देखो जाए तो 30 नंबर का पोर्शन तो ये हो गया, जहाँ पे आप नंबर जल्दी ग्रेप कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर। और बाकी में भी आप थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से कर ही लोगे। तो इस तरह से आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीजनिंग, देखो रीजनिंग में जो टॉपिक मेजरली आपके पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। देखो उसमें एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 5-6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद में आपका रैंकिंग सेटिंग, इसमें 1-2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। देन आपके मिसिंग नंबर या मिसिंग लेटर वाला जो है वहाँ पे आ जाते हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन ईजी है यहाँ पे भी। और कुछ आपके आते हैं जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर, बॉटम इमेज, मिरर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ये जो डायग्राम वाला पार्ट है फिगर्स वाला, इसमें भी ये भी आपका 5-6 नंबर का आराम से बन जाता है। उसके बाद आपके वेन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह। ठीक है, मैट्रिक्स पहले आपके पूछा जाता था, आजकल आ नहीं रहा है वैसे, कभी कभार, लेकिन आ सकता है। इजी टॉपिक है, कुछ आप आराम से आधे घंटे में पढ़ लोगे इसको, तो एक बार के लिए देख जाना। एज बेस्ड डिक्शनरी, ये इजी क्वेश्चन होते हैं, डाइस वगैरह, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन आते ही है हमेशा, और ब्लड रिलेशन के भी। तो रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये एक तरह से आपके आराम से 50 में से 45+ मार्क्स आपको दिला सकता है ईजीली। इसमें टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए आपको अच्छे से मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। देन आपका आता है मेंस का। तो देखो मेंस का जो पुराना बैटेज है उसको देखने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो कन्वेंशनल का था। अभी जो बैटेज है आपका वो मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका 2023 का। तो 2023 में देखो यहाँ पे आप ये वाली जो लाइन है आपको सिर्फ इसका वेटेज चेक करना है। बीएमसी 36 है, एस्टिमेशन 30-30, सॉइल भी 33, हाइड्रोलिक्स। तो जैसा प्री में हमने देखा था सिमिलरली ही मेंस में वेटेज फॉलो अप हो रहा है। तो आपको एक तो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपका एक सॉइल हो गया एस्टिमेशन। ठीक है, उसके बाद आपका
जो ये क्या नाम है अपना, जो आरसीसी वाला पोर्शन है, ये कॉन्क्रीट प्लस आरसीसी, ये इन पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इनका मेंस में भी वेटेज बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो प्री के साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव है, तो सेम पैटर्न में आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। पहले लोग कोचिंग वाले अफवाह उड़ा रहे हैं, जब पहली बार की कैलकुलेटर दिया है इसमें तो गेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जब पिछली बार पेपर हुआ लोगों ने देख लिया कि क्या लेवल रहा, तो कोचिंग वाले डराने का काम करते ताकि आप उसके मन में डर पैदा हो और आप उनका बैच बाय कर ले। ठीक है, तो वो आप इस तरह का कोई चिंता वाली बात नहीं है। जेई की एग्जाम है तो जेई लेवल या जेई लेवल से थोड़ा सा अपर हल्का सा इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमको किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है हर एक चीज। मैं तीनों सेक्शन की बात करूंगा, रीजनिंग, जीके, सिविल। सबसे पहले है रीजनिंग। तो रीजनिंग में अगर एक शब्द में बात करूँ तो वो है प्रीवियस पेपर्स। आपको रीजनिंग के प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से लगा लेना और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू में ही अगर देखा जाए तो आपको तकरीबन 50 सेट होंगे आपके, 50-50 के। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ऐसा कि नहीं मेरी तो रीजनिंग वीक है, मुझे जीरो से पढ़ना है, तो वो लोग, ये बुक आती है पीयूष सर की और इन्हीं की क्लास भी ले सकते हो आप। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को हमने इस तरह से बनाया है कि जो भी हम कंटेंट बताएंगे वो हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। ठीक है, ताकि जो भी जिनको जिस लैंग्वेज में बुक कंफर्टेबल है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लासेस ले लीजिए, किसी और टीचर की भी ले सकते हो जिसका आपको ठीक लगे। देन आफ्टर आप उनके क्वेश्चंस और क्लास लेके वापस एसएससी जेई पीवाई को लगा लेना। अब प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, वो होता है टाइम। काफ़ी स्टूडेंट बताते हैं कि 50 क्वेश्चन को करने में हमको 1 आवर लग जा रहा है। फिर एग्जाम में टाइम कम बचता है सिविल वाले पोर्शन के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट जीके में भी चली जाती है, 10 मिनट, और फिर टाइम बहुत कम रह जाता है सिविल में। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखो आपको क्या करना है कि रीजनिंग के पहले तो प्रीवियस पेपर बुक से लगा लीजिए, फिर आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन। आप टेस्ट सीरीज में जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको रीजनिंग के टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ पे टेस्टों की भरमार है, 700-800 टेस्ट है एसएससी के लिए रीजनिंग के। तो आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, प्लस आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट, अलग अलग कोचिंग्स की। तो वहाँ से आपको एक अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ऑनलाइन से आपका टाइम पता लग जाएगा, क्योंकि जब बुक को लगाते हो तो आपको पता नहीं होता कि एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दे दिया। जब आप ऑनलाइन लगाओगे तो आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपका। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी है रीजनिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग को आप अगर इस तरह से करिएगा तो रीजनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आराम से 45 से 50 नंबर दिला सकती है। और इस इतने आपको लाने भी पड़ेंगे, इससे कम आ रहे तो आपको दिक्कत हो सकती है। देन जीके। जीके में सबसे पहले आपको इस तरह से चलना है कि जो, जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, और उसमें आप सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, तो आप जैसे ही आपने चैप्टर रीड किया उसके आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो पीवाईक्यू की काफ़ी सारी बुक्स आती है, जैसे ये किरण की भी आती है, घटना चक्र की आती है, पिनकले की आती है, युद्ध की भी आती है। आपको जो भी ठीक लगे एक पीवाईक्यू की बुक ले लेना, जिसमें एसएससी के सभी पेपर से मतलब है, जेई, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एसेट्रा, एमटीएस। तो इन सब के जो पेपर्स हैं उनके जीके के उनकी अलग से बुक मिल जाएगी आपको। तो लास्ट 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन है, 4-5 साल के, इन सभी एग्जामों के, वो वाली कोई भी बुक आती है अच्छी, आप वो ले लेना। तो उसके क्वेश्चन लगाओ और आप थ्योरी पढ़ने के लिए लूसेंट काम में लीजिए। ये भी बुक आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में। और पिनकले वाली भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, किरण वाली शायद हिंदी में है, इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं। बाकी आप मार्केट में और चेक कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और इसके बाद में अगर हम देखें तो देखो आपको इससे थ्योरी पढ़ते जाना है और देन आप क्वेश्चन लगाते जाना। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। जीके के बाद आपका साइंस का पोर्शन आएगा, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके लिए ईजिली मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो।
देन करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियोज में मिल जाएंगे। हर महीने हम करंट अफेयर का एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और उससे आपको लगभग 2 साल की करंट चाहिए, तो आपको हमारे चैनल पे जनवरी 2023 से ही हमने स्टार्ट किया था। तो आप करंट अफेयर की वीडियो देख लेना, पीडीएफ वीडियो ना देखो तो पीडीएफ देख लेना, और वहीं से आप पढ़ लेना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ हमने तैयार करी है, बाईलिंगुअल भी है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो आप इजीली A4 साइज में है, आप उसका आराम से प्रिंट आउट ले सकते हो। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। देन हम हमारे मेन पोर्शन पे मूव करते हैं, जो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग। तो देखो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले हमें हमारे, हाँ, जैसे दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग जिन्होंने कोचिंग्स ऑलरेडी कर ली होगी, और कुछ ऐसे जिन्होंने कोचिंग्स नहीं की होगी। तो जो नहीं की है वो कोचिंग्स कर सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। आपको जो भी अच्छी लगे आपके हिसाब से आप अपने ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करके एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने कोचिंग कर ली लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो रही है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको ओसीएफ में प्रॉब्लम है, ओपन चैनल फ्लो सब्जेक्ट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए सेम सब्जेक्ट, या फिर इसके भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसमें आप सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे, आप इजीली आपके कंसेप्ट को क्लियर करिए। दूसरा, कुछ लोग कि हमें कोचिंग की नीड है लेकिन हमने पहले डिटेल में कर चुके हैं, तो हमको प्रैक्टिस बैच चाहिए ऐसा कुछ। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस बैच भी मिलते हैं ऑनलाइन, मतलब जिनमें आपको 4,000 5,000 6,000 जितने भी है क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन। तो आप वो भी बैच देख सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप फॉलोअप कर सकते हो। तो ये तो होगी कोचिंग की बातें। तो कंसेप्ट देखो, एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक तो आता है डाटाबेस, और एक आते हैं हल्के से कंसेप्चुअल, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको मेजरली फोकस डाटा पे करना है, लेकिन कंसेप्ट आपके इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो कैसे हो रही है। आपको उसके पीछे की जो थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रटते ही गए, वरना आप प्री निकाल लोगे, मेंस में अटक जाओगे। तो कंसेप्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, हालांकि इतना ज़्यादा हाई लेवल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपके कंसेप्ट पे भी ध्यान देना। और डाटा बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये लोग, तो डाटा के लिए तो आपको मैं एक हैंडबुक बता दूंगा। आप सिविल बूस्टर करके एक हैंडबुक आती है, वहाँ से आप डाटा इजीली मेमोराइज कर सकते हो। आपका 50% पेपर तो डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल और टास्क डन, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, कैसे आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो इस चीज़ को। तो देखिए, आपको करना क्या है कि जैसे कि आप जो सॉम आप कोई भी सब्जेक्ट रीड कर रहे हो, तो आपको आपके सामने, या तो आप एक बार एक फ्लो चार्ट टाइप बना लीजिए कि भाई जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको वहाँ पे आप दिखा सको। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने सर्वे लिखा, अब इसके सामने मैंने लिख दिया नोट्स, कि मैंने भाई नोट्स पढ़ लिए सर्वे के। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे पी बाई क्यू, एसएससी के पी बाई क्यू लिखा, तो पी बाई क्यू 1 मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि हैंडबुक, देन मैंने यहाँ पे लिखा अगर मैं कि पी वाई क्यू 2, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे कोई भी और सब्जेक्ट का नाम लिख दिया हमने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेम इसी तरह से नोट्स पी वाई क्यू, अगर हम कुछ और भी पढ़ रहे हैं कि हमने वीडियो क्लासेस एसेट्रा। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। कि एक यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज और लगा लीजिए, तो हमने फुल लेंथ 1 लगा दिया, 2 3 4 5, और एक यहाँ पे हम लिख लीजिए टेस्ट, ओके। तो हम इस तरह से यहाँ पे जो कॉलम बना देंगे इनके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इस तरह से, और हमने उस सब्जेक्ट में कितना क्या कर चुके वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो इससे होगा क्या फ़ायदा वो समझिए आप।
हमने किस सब्जेक्ट में कितना हम कर चुके हैं और कितना हमें ज़रूरत है, वो हमारे आँखों के सामने होगा। हम यहाँ पे लिख दिए नोट्स 1 मतलब हमने नोट्स का एक बार रिवीजन कर दिया है सर्वे में। पीवाईक्यू 1 मतलब पीवाईक्यू का एक बार रिवीजन कर दिया हमने। और आपको भी पता है कि किसी भी बुक को आप अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम उसका 3 से 4 बार रिवीजन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट पूरा ये बना के रखोगे आपके सामने तो आपको ये आइडिया रहेगा कि किस सब्जेक्ट में हम कितना कर चुके हैं और किसको कितनी ज़रूरत है। आपने हैंडबुक एक बार पढ़ ली 1 लिख दीजिए, 2 बार पढ़ ली इसी सब्जेक्ट की तो वहाँ पे आगे 2 लिख दीजिए। तो आपके सामने पूरा एक वो रहेगा कि मैं कितना कुछ कर चुका हूँ इसमें। ये चीज़ें अगर आप इसको एक तरह से टास्क बना के आप करिए, ये मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप भी इसको इम्प्लीमेंट अगर आपको ठीक लगे तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। एक है स्टडी मटेरियल, तो आपको बुक्स का सिलेक्शन प्रॉपर करना है कि मुझे एक बार डिसाइड कर ली मैंने कि हाँ ये बुक्स पढ़नी है तो वही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक को 10 अलग-अलग किताबों से पढ़ रहे हो और फिर आपको याद कुछ भी नहीं। इससे अच्छा है कि आप एक ही बुक पढ़ो और उसी को 10 बार पढ़ लो। तो स्टडी मटेरियल का एक बार सेलेक्ट कर लो कि हाँ ये चीज़ें मुझे इसकी पढ़नी है और बस उनको पढ़ो। कंसाइज़ रख के पढ़ो, 10 अलग-अलग जगह से बढ़िया एक जगह से पढ़ो और अच्छे उसको बार-बार रिवाइज़न करिए अच्छे से और कोई आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? आपका एक प्रॉपर आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, इतने घंटे मैं ये पढ़ूँगा। मैं आपको अगर बेसिक बता दूँ नॉर्मली, तो आप डेली का 2 आवर्स दीजिए रीज़निंग को, 1 से 2 घंटे मिनिमम। अब इसमें आपका जैसे आप एक पेपर सेट लगा रहे हो 50 का, तो वो जितनी देर में आपका कंप्लीट हो जा रहा है बस रीजनिंग को वहीं छोड़ दीजिए। तो 1 से 2 घंटे के बीच में आपको देना है, ऑन एवरेज मिनिमम 130 तो देना ही है। आपका फिर आता है जीके वाला पोर्शन, तो आपको जो इसमें इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें कम से कम 3 घंटे तो आप इसको दीजिएगा डेली। डेली आपको मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले करना है रिवीजन। और रिवीजन के लिए आप या तो आपके खुद के शॉर्ट नोट बनाइए या फिर आप कोई जो हैंडबुक आती है सिविल बूस्टर करके, इसका आप डेली रिवीजन कीजिए, इसको डेली 1 आवर। आपको ये एग्ज़ाम तक हमेशा 1 आवर डेली पढ़नी है। आपको ये हर एग्ज़ाम में काम आएगी। ये सिविल के लिए रामबाण है एक तरह से, ठीक है? और बाकी का जो टाइम है आपको लगभग 4 घंटे आपको सिविल इंजीनियरिंग को देने ही हैं। जिसमें आप 2 घंटे अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आप आपके एमसीक्यूज को दे सकते हो। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हो। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम इतने घंटे पढ़ रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आपको एसएससी जेईई पीवाईक्यू लगाने हैं जो कि आईएएस मास्टर की बुक आती है। अभी इसका 2024 एडिशन भी आने वाला होगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक आ गया हो, ठीक है? तो आपको इसका नया एडिशन लेना है जिसमें आपके 50 पेपर्स मिलेंगे आपको, मतलब कि 5000 क्वेश्चन, ठीक है? इस बुक की खास बात यह है कि अगर इसमें किसी एक क्वेश्चन को पूछा गया है एक टॉपिक के बारे में, तो उस टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लड इरिगेशन का क्वेश्चन डाला है, तो इसमें क्या कर रखा कि फ्लड इरिगेशन का तो पहले एक्सप्लेनेशन दिया ही, साथ ही साथ आपको फ्यूरो इरिगेशन, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन, सभी टाइप जो होते हैं सभी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यही इस बुक की खास बात है, ठीक है? तो इसमें ये 5000 क्वेश्चन से आपके कब 10-15 हज़ार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, सिविल बूस्टर हैंडबुक में जो एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है और जो कुछ लाइन्स है जो एग्जाम इंपॉर्टेंट, वो सारा डाटा इसमें दिया गया है। तो सारा रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको इसको आपने रट लिया तो आप किसी भी साल का एसएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, 100 में से 50 प्लस क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस बुक से मिल जाएंगे। इवन आप एसएससी ही नहीं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपका आधा काम तो ये बुक ही कर देगी अगर आपने इसको रट लिया तो, ठीक है? मैं यहाँ पे और ज़्यादा एमसीक्यू बुक नहीं रख रखा हूँ, उसका रीज़न आपको समझाता हूँ
कि आपको क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपके काफ़ी सारे कवर होंगे, तो इतनी आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप उनको ज़्यादा बार रिवाइजन कर सको। इसलिए फिर भी आपको अगर करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप रेलवे की जो पीवाईक्यू की बुक है वो लगा लेना, सिविल की। तो आपके सिविल के यहाँ से और 2-3 हज़ार क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। फिर भी आपको कम लग रहा है तो आप टीसीएस के पीवाईक्यूज लगा लेना। देखो इस बार पता नहीं एसएससी का टीसीएस लेगा या कोई और एजेंसी लेगी, लेकिन अगर टीसीएस भी नहीं भी लेती है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे हर जगह पे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हैंडबुक इसी का हिंदी वर्जन भी आता है, वो आप ले सकते हो। और एक प्रैक्टिस के लिए बुक आती है, घटना चक्र के 6 वॉल्यूम आते हैं जिनमें 200 प्लस पेपर्स दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बुक के लिए आपके लिए इनफ है। अगर एसएससी के पीवाईक्यू की ये वाली बुक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, ओनली इन इंग्लिश। हिंदी में अगर आपको चाहिए तो यूथ पब्लिकेशन की या घटना चक्र की दोनों की आती है, किसी की भी आपको जिसकी ठीक लगे आप ले लेना। बाकी अगर आप ये वाली भी बुक भी अकेली कर लोगे हिंदी मीडियम वाले, तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि देखो, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आती है। उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज और कंसीडर करना, वो है सिविल की गोली वाली, ठीक है। इन दोनों टेस्ट सीरीजों में क्या खास है, ये वाली टेस्ट सीरीज आपको विथ वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आपको दोनों मोड में अवेलेबल है, विथ वीडियो और विदाउट वीडियो, जो आपको अच्छी लगे आप बाय कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के पास में भी ये खास बात है कि यहाँ पे आपको 475 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आपके ये मान के चलिए 5,000 4-5,000 क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसमें 4,500 क्वेश्चन इस बुक में इसमें है। तो अगर इतना ही आप कर लोगे तो आपको कहाँ बुकों की जरूरत पड़ रही है, आपको इन्हीं चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। प्लस जो एक चीज़ मैं करता हूँ हमेशा, जैसे मुझे टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया और वो उसका डाटा मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए कि पॉइजन रेशियो में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और इसमें किसी सपोज कीजिए कि कॉर्क है या गिलास या कॉन्क्रीट है, किसी की भी एक वैल्यू जो मेरे नोट्स में नहीं दी गई लेकिन उस पर कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे वो वैल्यू है, जो टेबल बनाए रखी है मैंने या जो वैल्यूज लिख रखी है, वहीं पे मैं इसकी वैल्यू और ऐड कर दूंगा सीधा। तो इससे मेरे नोट्स और अपडेट हो जाएंगे। दूसरा, हमेशा स्पायरल वाली नोटबुक यूज करो ताकि उसमें आप पेजेस ऐड कर सको बीच में। तो जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक मिल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा जो आपके नोट्स में कवर अप नहीं है, उसको आप वहाँ पे पेज लगा के लिख लीजिए। आप नई किताब पढ़ोगे नया कुछ, तो उससे अच्छा है कि अपने नोट्स को ही अपडेट करते जाओ। तो मैं हमेशा मेरे नोट्स किसी भी चैप्टर के बाद में एक पेज, 1 से 2 पेज छोड़ देता था मैं, ताकि मुझे वहाँ पे और डाटा ऐड करने के लिए जगह मिल जाए। तो टेस्ट सीरीज में भी कई बार आपको अच्छा अच्छा डाटा मिलेगा, प्लस जब आप बुक प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी जो आपके नोट्स में नहीं होगी और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो नोट्स को इस तरह से ही प्रिपेयर करना, हमेशा खुद के नोट्स जैसे भी है वही पढ़ो, 10 जगह से चीज़ें ना पढ़ो कि ये नोट्स अच्छे इस कोचिंग के, ये मुझे टेलीग्राम पे मिल गए मैंने शेयर किए तो आपने कि भाई ये पढ़ लेता हूँ, नहीं। एक ही नोट्स पढ़ो, उसी में ही उस नोट्स में जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ अच्छा लगा वो उतार सकते हो आप। कुछ लोग टेस्ट सीरीज का इनका अच्छे क्वेश्चन को अलग से एक नोटबुक बना के भी नोट डाउन करते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका। इसमें इतने सारे टेस्ट है कि आप डेली टेस्ट से टेस्ट लगाते जाओ, जो जो आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो उसके हाथों हाथ ही टेस्ट भी प्रैक्टिस करते जाओ। तो इतना अगर आप कर ले हुए ना, तो आपको टेस्ट सीरीज में एक आपको एग्जाम टाइम पे जो टाइम है आपका वो प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, प्लस आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वीडियो को अब फाइनल में समराइज करूँ, सो आपको करना कैसे है चीज़ें, देखो मैं एक बार समरी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने स्टडी मटेरियल चूज करना है कि मुझे कौन कौन सी किताबें क्या पढ़नी है, उनको एक बार फिक्स कर लो और 10 जगह पे ना भटको। टाइम मैनेजमेंट, एक आपको शेड्यूल बनाना पूरा, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए आप कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है और इतने दिन में मुझे सिलेबस करना है और इतने दिनों में मैं एग्जाम टाइम से पहले इतना सिलेबस इतनी बार कर चुका हूँ। अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो भी टॉपिक में आप वीक है उसका सबसे एक ही तरीका अच्छा होता है कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैं जिस भी टॉपिक में वीक था मैंने एक ही काम किया है,
उसके इतने जितनी भी बुकें मिली सबसे क्वेश्चन लगा डाले मैंने। एक टाइम बाद तो मुझे सारे क्वेश्चन ही याद हो गए कि यार इसका आंसर क्या है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए क्वेश्चंस की, आपके ऑटोमेटिकली आपको वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार आपको मिनिमम सॉल्व करना है, तभी आपको थोड़ा आइडिया लगेगा अपने एग्जाम का। टेस्ट सीरीज आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, मैंने ऑलरेडी बता दी, क्योंकि ये आपके बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट सीरीज बहुत ही कम लगाते हैं, लगाते ही नहीं है, तो उन लोगों का बाद में हाल आप देख सकते हो। सीकिंग गाइडेंस, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप आपकी फैकल्टी से कंसल्ट कीजिए, या फिर आप हमें भी हमारे सोशल हैंडल के थ्रू पूछ सकते हो। मैं सारे सोशल हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपको जहाँ ठीक लगे या कमेंट में आप पूछ लेना, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपको आपके हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के प्रेशर में नहीं आना है ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा आपको एक मोटिवेट होके चलना है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना है, आप हमेशा पॉजिटिव पहलू पे फोकस कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, या आपको बोलेंगे कि एग्ज़ाम तो बहुत टफ हो गया, नहीं निकलेगा, एक्सेट्रा। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल अवॉइड करना है इन बातों को, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी रखनी है अपनी। रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिविल बूस्टर हैंडबुक रट लो, उसका डेली 1 आवर आपको रिवीजन करना ही है। अगर आप इस तरह से चीज़ें फॉलो करिएगा तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।